कौशिक जी, राय साहब, बागची जी, पीयूष जी, शेडा जी, कन्वीनर हमारे खान साहब, सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां मौका दिया और सच में मैं आपसे बहुत सारी बात करना चाहता हूं। एक मौका आपने दिया जिससे मैं आपसे सीधे रूबरू हो सकता हूं, बात कर सकता हूं। इसके लिए खासतौर पे कौशिक जी, यादव जी, जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं आना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत कुछ मैंने सुना, बहुत कुछ बातें जो अपने संबोधन में हमारे कौशिक जी ने या राय जी ने या बागची जी ने या जो दो हमारे तीनों जो हमारे बाहर से आए हुए गेस्ट थे, माननीय मंत्री जी और भाई जगताप जी और शिलार जी, तीनों की बातें सुनी। एमटीएनएल एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पहले कुछ वक्ताओं ने भी कहा कि डीपीएस सेठ साहब ने इसे कहा था गोल्ड माइन है, एक बड़ा रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात सच है। लिस्टेड, सभी एक्सचेंजेस में लिस्टेड, न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड, नवरत्ना कंपनी है। बहुत इसका नाम था। जिस पर्पस के लिए बना, उस पर्पस को काफी हद तक इसने अचीव किया था। दिल्ली बंबई में टेलीफोन जो लगे या जो लगने की कार्रवाई थी, वो बाकी शहरों के मुकाबले कहीं बेहतर रही। जो डेवलपमेंट इसके टाइम में हुआ वो बहुत अच्छा था। बहुत सी बार हम इस डेवलपमेंट जो आज के टाइम में हो रहा है और जो पुराने टाइम में हो रहा है, उसको हम कंपेयर करने लग जाते हैं और हम कहते हैं कि तब 15 या एमटीएनएल के 20 साल की जिंदगी, 25 साल की जिंदगी में हमारे 15 लाख या 20-20 लाख टेलीफोन लगे दिल्ली मुंबई में, और अब 15-20 लाख टेलीफोन जो है वो साल भर में या 1 महीने में या 2 महीने में मोबाइल लग जाता है। ऐसा बहुत से लोग कह देते हैं। ये टेक्नोलॉजी का बदलाव था जिसकी वजह से संभव हुआ। इसे ये मान लेना कि कंपटीशन आ गया या प्राइवेट प्लेयर्स हमसे बहुत ज्यादा काम में अच्छे थे, इस वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। जो ये चेंज है ये टेक्नोलॉजी की वजह से है, और हमने भी लाखों कनेक्शन दिया महीनों में और सालों में। आप एमटीएनएल की हालत से वाकिफ हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। मुझे भी कई बार अनईजी फील होता है, क्योंकि जब मैं बीएसएनएल में था और मैं एचआर में था, और मैं बहुत कीन नहीं था एमटीएनएल के लिए, क्योंकि मैं बचपन से लेके अपना पूरा जिंदगी, पूरा समय, पूरी नौकरी 2-3 साल छोड़ दीजिए बीएसएनएल में मैंने की। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जहां भी रहा मुझे स्टाफ का बेहद प्यार मिला, और मैं ये फील करता था कि जो ये परिवार है वो मेरे अपने परिवार से ज्यादा है, क्योंकि मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में कभी मैं नहीं रहा, हमेशा होम डिस्ट्रिक्ट से दूर ही रहा, और मेरा जिंदगी में भी बहुत दिक्कतें आया जो कि परिवार, ये टेलीकॉम परिवार की वजह से मैं झेल पाया। तो मैं इसका हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहता हूं, इसको हमेशा याद करता हूं, हर एक से ये बात कहता हूं कि हम लोगों के लिए जो हम नौकरी करते हैं और अपने जिलों से दूर रहते हैं, उनके लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परिवार है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत जो हमारा एक्चुअल परिवार है। पर यहां आके मुझे पता नहीं था कि लोन इतना ज्यादा है। शायद ये पता होता तो अच्छी मेरी जिंदगी थी। बीएसएनएल पे, बिलीव मी, बीएसएनएल पे कोई लोन नहीं था जब मैंने छोड़ा, 1 पैसे का लोन नहीं था। और हिंदुस्तान में भी कोई टेलीकॉम कंपनी ऐसी नहीं है, चाहे कुछ भी लोग कहें, चाहे टाटा की हो, बिरला की हो, अंबानी की हो, और चाहे वो यूके की वोडाफोन हो, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसपे लोन ना हो। ये बात मैंने एमटीएनएल में आने के बाद महसूस की कि मैं ऐसी कंपनी में जिसमें 1 पैसे का लोन नहीं था,
उससे ऐसी कंपनी में आया जिसमें लोन था। तब तक तो मुझे लगता था नहीं, बीएसएनएल में ही बहुत बोझ है और कैसे आगे चलेगा। कुछ समय मैंने काम किया, मेहनत की, चीजों को समझा। एक ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि रिवाइवल प्लान बनाया। रिवाइवल प्लान को हर स्टेज पे डिस्कस किया, चाहे बोर्ड था, चाहे मैनेजमेंट था, चाहे हमारा डीओटी था, चाहे छोटे मंत्री जी थे, चाहे बड़े मंत्री जी थे, और उससे ऊपर भी चाहे वो डीपी था, चाहे पीएम ऑफिस था, सबसे टाइम लेके रिवाइवल प्लान को बहुत खसम खास एकदम उनके सामने रखा। और ये भी बात साफ कह दी कि कोई भी पैसा, कोई पत्रकार नोट करके बाहर कोट ना करें, और कोई भी पैसा हम आगे किसी भी स्थिति में देने में स्थिति में नहीं होंगे या नहीं देंगे। चाहे वो स्पेक्ट्रम का जो वो रिफार्मिंग का हो, चाहे वो जो हम स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं उसका रेट्रोस्पेक्ट से जो हम ज्यादा स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं 4.4 मेगाहर्ट्ज से हम 10-12 मेगाहर्ट्ज कुछ यूज कर रहे हैं, या आगे की डेट से देना हो, हम और स्पेक्ट्रम के लिए हम और पैसा उधार नहीं लेंगे, चाहे हम रहे या ना। तो जो ये हमारा रिवाइवल प्लान है, कुछ समय लगा, बिलीव मी, क्योंकि जब मैंने शुरू में पेश किया तो मैं बीच में भी मुझे टोक दिया जाता था, रोक दिया जाता था, डांट दिया जाता था, सब कुछ होता था, पर हम अपनी बात से हटे नहीं और उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इवन बैलेंस शीट बना के कि अगर ये आइटम होगा तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा, ये आइटम होगा तो ये इम्पैक्ट आएगा, 5 साल में हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन होगा, वो हमने दिया। मेन आइटम उसमें थे जो आपके ज्ञान में भी होंगे। एक तो बीडब्ल्यूए का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो हमें पैसा दिया है, हम मेरे हिसाब से वो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में उस पैसे में बिजनेस केस नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए हमने 2 बार ईओआई भी किया, कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए तैयार नहीं हुआ। जो चाहते थे वो ऐसा चाहते थे कि पहले 3 साल उन्हें ना देना पड़े। भाई जब मैंने कैश दिया है तो मैं कैसे 3 साल बिना पैसे के रहूंगा? 3 साल में तो हम खत्म हो जाएंगे, हम किसका फिर मुंह देखेंगे? और 3 साल बाद लिटिगेशन में चली जाती है कंपनी प्राइवेट बहुत बार, और पैसा नहीं देगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो हमने नहीं किया और हमने कहा कि इसमें बिजनेस केस नहीं है और कोई रूल ऐसा नहीं है जो एक सरकारी कंपनी, क्योंकि मुझे जो काम करना है सरकारी नियमों का कानूनों के अंदर करना है, इससे मुझे दिक्कत भी होती है पर वही मेरी स्ट्रेंथ भी है। तो कोई नियम कानून मेरी कंपनी में ऐसा नहीं है जिसमें कि मैं एक इतने बड़े लॉस प्रोजेक्ट को ले सकूं, और मैंने इसको अब तक छुआ नहीं है। स्पेक्ट्रम को कोई रोल आउट नहीं किया है, एक भी नंबर किसी को दिया नहीं है, तो मैं स्पेक्ट्रम एज इट इज इसे वापस करना चाहता हूं। शुरू में काफी उस पर रहा कि नहीं हम इसका पैसा वो 2 साल का डेप्रिसिएशन करके देंगे, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। जो चीज मैनेजमेंट ने 380 करोड़ रुपया दोनों का बनता था, जो एस्टिमेटेड वैल्यू था, जो बढ़ाने के बाद था 360 करोड़, उसका जो है 4,600 करोड़ अगर रेट आ गया, ठीक है मैंने लिख के दिया था कि मैं H1 प्राइस दूंगा और मैं सरकारी कंपनी हूं, मैं लॉस के तहत किसी रूल के में मेरे प्राविधान नहीं है कि मैं 4,000-5,000 करोड़ का लॉस का एक प्रोजेक्ट टेकअप कर सकूं। इस पॉइंट के साथ हमने उसे टेकअप किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको काफी हद तक अब जो मिनिस्ट्री या जो करता धरता है वो उस बात को मान गए हैं, जैसा आप कहीं कहीं अखबारों में पढ़ते हो। दूसरा मैंने कहा कि भाई मुझे सॉवरेन गारंटी चाहिए और सॉवरेन गारंटी के बाद मैं लोन लूंगा, जो बचेगा पैसा उसके लिए, जिससे और वो भी बाद में उसका पैसा लौटाऊंगा, शुरू में नहीं, और कम इंटरेस्ट पर। अभी जो मेरे पे पैसा है वो 11-12% इंटरेस्ट पे है और इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा 1,200 करोड़ हो जाता है, ये हमको मार रहा है। नो डाउट कुछ दिन पहले मैं थोड़ा परेशान हो गया जब मैंने अखबार में पढ़ा कि एयर इंडिया को जो सॉवरेन गारंटी मिली है वो बहुत राइडर के साथ मिली है। बाजार में राइडर के साथ कोई आपको लोन या कोई पैसा देगा नहीं, पर चलिए जब डिटर्मिनेशन हो
सही इच्छा हो, आप सबका सहयोग हो। तो कल रात में जब मैं आ रहा था आज के लिए, तो डायरेक्टर फाइनेंस उसमें एयर इंडिया के भी थे और उन्होंने कहा नहीं, अब वो क्लीन सॉवरेन गारंटी मिल गई। तो हमारा केस भी वो डीओटी से निकल रहा है, करीब करीब फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा। ऐसी उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने में हमें भी सॉवरेन गारंटी मिल जाएगी और कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे हम जो है इसको लोन को, जो हमारी और जरूरत बचेगी, उसे ले सकेंगे।